अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आजकल पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान अल्फाज की गोलाबारी जारी है और हम देख रहे हैं कि एक दिन वफाकी हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उसी दिन या उसके दूसरे दिन हुकूमत सिंध की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अब तो ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस मैदान में कूद पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म से काम नहीं हो सकता तो वो मेहरबानी करके इस्तीफ़ा दें और किसी और को सामने लाएं ताकि मुल्क जिस वबा से दो चार है उसको निकालने में कोई आसानी या कोई बेहतर तदारुक किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में होने के बावजूद इस्लामाबाद में तो उनकी हुकूमत है, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमतें हैं। बलूचिस्तान में उनकी इत्तेहादी हुकूमत है, जबकि सिंध में वाहिद एक ऐसा सूबा है जहाँ उनकी मुखालिफ जो जमात है उसकी हुकूमत है। सिंध क्योंकि मुल्क का दूसरा बड़ा सूबा और जो है वो उसका मुल्क का इक्तिसादी कैपिटल भी जो है वो सिंध का दारुल खिलाफा है, तो इस हवाले से उसकी अहमियत बाकी दो सूबे बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा से ज़्यादा है। सियासी मामलात भी वहीं ज़्यादा हैं, मुल्क के जो बड़े इदारे हैं उनके हेड क्वार्टर्स भी उधर हैं, तो इस हवाले से जो सिंध का रिएक्शन है वो मुल्क की सियासत में इंतहाई अहम जो है वो माना जाता है। इस वक्त जब पाकिस्तान को कौमी यकजहती की इंतहाई शदीद ज़रूरत है, उस सिलसिले में हम वाज़े तौर पर देखते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रवैया अख्तियार किया गया उससे लगता है कि कोरोना वायरस के हवाले से जो एक नेशनल एक्शन प्लान बनना चाहिए और किस तरह हमें उसके जो पहला मरला उसमें उसका जो दरमियान का मरला वो क्या होगा और आखिरी मरला क्या होगा, इन तीनों मराइल का तयन किस तरह होगा, हमें उससे किस तरह निकलना होगा, उसके जो माशी नुकसान होंगे वो कितने होंगे और उनका जो है वो उसको रिकवर किस तरह किया जाएगा, इस पर अभी तक किसी भी सियासी जमात का पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई इनपुट नहीं दिया। और उनकी मर्ज़ी भी हमें इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जब कोरोना रिलीफ फ़ंड के हवाले से एक टेलीथॉन का इनकाद किया गया और उसमें तमाम मुल्क के जो टेलीविज़न एंकर्स थे वो उसमें मौजूद थे, उनमें से किसी एंकर साहब ने वज़ीर आज़म को कहा कि अब ये मौका है कि आप इस मौके पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी से हाथ मिला के कुछ अरसे के लिए सुलह कर लें। तो उनका ये कहना था कि अगर मैं उनसे सुलह करूँगा तो जो कोरोना का फंड है उसमें भी जो है वो कमी आ जाएगी। तो इसका मतलब तो एक तो ये वाज़े हो गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान कतई तौर पर उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, ये तय हो गया। और उसका एक सबब यह है कि वो पहले दिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही कैंपेन चलाकर पावर में आए थे और वही मुखालिफ वोट उन्होंने लिया था। अब सवाल ये है इस वक्त ये चपकलिश तो आज की तो है नहीं। अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि अगर आपको याद हो 31 दिसंबर 2018 उन दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हमारी वफाकी काबीना को ये हुक्म दिया कि वज़ीर आला सिंध का नाम ECL में जो उन्होंने डाला है उस पर नज़रसानी की जाए। हुआ ये था कि 2018 में वफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL में डाल दिया था, और वो ये डाला इसलिए था कि जो JIT बनाई गई थी जाली अकाउंट्स केस में बकौल वफाकी काबीना ने कि उनकी सिफारिश के बाद ये नाम डाल दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये इन दोनों लीडरान के नाम निकाले गए। उससे पहले ही जब ये जाली अकाउंट्स का मामला चला तो हम देखते रहे कि सिंध हुकूमत को तब्दील करने के लिए भी वफाकी हुकूमतें कोशिश करती रही, लेकिन क्योंकि वो उसमें उनको नाकामी होनी थी, एक जो आदाद शुमार हैं सूबाई असम्बली में वो इतना बड़ा फ़र्क है कि वो कुछ भी कर लें लेकिन वो मुमकिन नहीं था मौजूदा जो आइन है उसकी हैयत में। अब हुआ ये कि जब आपका पूरा मुल्क कोरोना की वबा में जो है वो उससे दो चार है, पूरा मुल्क लॉकडाउन की सूरत हाल में, सारे कारोबारी मराकज़ बंद हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो एहसास इमरजेंसी कैश की शक्ल में लाइनों में खड़े हैं ताकि हुकूमत की तरफ से उनकी कोई मदद हो सके। इस सारी सूरत हाल में एक बार फिर
حکومت کی جانب سے ان کے جو چہیتے صحافی فرشتے ہیں ان کی جانب سے ایک خبر لیک کرائی گئی کہ وفاقی حکومت 18ویں آئینی ترمیم میں اس میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کا آئین سے کوئی نہ آئے نہ لینا نہ دینا، نہ آئین کی جو ہے وہ بنیادی آئین ہوتا کیا ہے، اس میں کے اندر چیزیں کیا ہیں، اس کے بارے میں جن کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا، انہوں نے بھی اس کے اوپر تبصرے کرنا شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 18ویں آئینی ترمیم کو بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد 1973 میں جب آپ کا آئین بنا تو 77 میں جب ضیاء الحق کے اقتدار میں آئے، انہوں نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا مارشل لا ملک میں نافذ کیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں ختم کر دیں، آئین معطل کر دیا، اور اس کے بعد ایک بڑے عرصے تک عبوری آئین کے اوپر ملک چلتا رہا، اور انہوں نے اس کے اندر اس آئین کو مکمل طور پر ختم کر کے ملک کو ایک صدارتی نظام کی طرف لے گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 8ویں ترمیم کے ذریعے جتنے بھی انہوں نے اپنے مارشل اقدامات کیے تھے ان کو آئینی کور دیا، اور 1985 کی جو قومی اسمبلی تھی اس نے وہ 8ویں ترمیم پاس کی، اور اس میں سارے ان کے جو اقدامات تھے ان کو آئینی کور دیا گیا۔ اس 8ویں ترمیم کی وجہ سے ایک حکومت محمد خان جونیجو کی جنرل ضیاء الحق نے خود ختم کی، اس کے بعد غلام اسحاق خان نے 2 حکومتیں ختم کی، اور ایک حکومت فاروق لغاری نے اپنی ہی بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کی۔ جب آخری بار 1997 میں میاں نواز شریف اقتدار میں آئے تو انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مل کر ان کی حمایت سے 13ویں ترمیم کی، اور 58(2)B کے جو اختیارات 8ویں ترمیم میں تھے وہ صدر سے واپس لے کر وزیر اعظم بااختیار ہو گئے۔ 99 کے اندر جنرل مشرف آئے، انہوں نے نواز شریف کی حکومت ختم کی، ان کو جیل بھیج دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جنرل مشرف نے 70ویں ترمیم کے تحت اپنے سارے جتنے غیر آئینی اقدامات تھے ان کو آئینی کور دیا، اور اسی قومی اسمبلی نے اور اس کے بعد سینٹ نے اس کو منظور کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد محترمہ کی حیاتی میں ہی میاں نواز شریف اور محترمہ کے درمیان ایک میثاق جمہوریت سائن ہوا تھا، جس میں طے کیا گیا تھا کہ جب پاکستان میں سول حکومتیں آئیں گی ان دونوں جماعتوں میں سے تو آئین کے اندر اصلاحات کی جائیں گی۔ محترمہ شہید ہو گئیں، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اور بہرحال پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس پر کام شروع کیا۔ 1 سال کی مسلسل محنت کے بعد 18ویں ترمیم منظور ہوئی، جس میں سے اس کی اوریجنل جو شکل تھی وفاقی پارلیمانی نظام کی جو 73 کے آئین میں تھی اس کو بحال کیا گیا۔ اچھا، اس بار جو بہت چیزیں اہم تھیں 73 کے آئین سے بھی زیادہ، وہ یہ تھی کہ پختونخوا کا نام صوبہ سرحد سے تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ اس کے علاوہ صدر کے اختیارات ختم کر کے وزیر اعظم کو بااختیار بنا دیا گیا۔ اسی طرح صوبوں کے اندر جو وفاقی مداخلت کا ایک جواز ہوتا تھا گورنرز کے معرفت، وہ ختم کر دیا گیا، وزیر اعلیٰ بااختیار ہو گئے۔ اور سب سے جو اہم فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ قومی مالیاتی کمیشن میں یہ طے کر دیا گیا کہ صوبوں کا جتنا حصہ ہوگا، جو آپ کے وسائل کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ کم نہیں ہو سکے گی، وہ حصہ صوبوں کا برقرار رہے گا، بڑھتا رہے گا، لیکن کم نہیں ہو سکے گا۔ اس کو آئینی کور تھا۔ اب یہ ہوا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی مختلف اوقات میں یہ باتیں ہم سنتے رہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کر دیا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ میاں رضا ربانی ان دنوں چیئرمین سینٹ تھے، وہ بھی اس بات پر مختلف اوقات میں اپنے بیانات بھی دیتے رہے، سینٹ کے فلور پر بھی بولتے رہے۔ اور اسی طرح اب ایک بار پھر یہ فرشتہ صحافیوں نے کہہ دیا کہ بھئی 18ویں ترمیم تبدیل ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اسٹینتھ ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجودہ حکومت کی، اس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ اس آئین کی صورت میں 2/3 اکثریت کے طور پر وہ آئین میں کہیں کوئی ترمیم کر سکے۔ یہ اس آئین کی شکل میں تو ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ بھول جائے۔ ایک تو یہ طے ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ کیا ان حالات میں جب آپ قومی اسمبلی اور سینٹ کا سیشن ہی نہیں بلا سکتے، پارلیمنٹ کی عمارتوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ چھٹی دے دی گئی ہے، ان حالات میں کس طرح آپ آئین میں ترمیم کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل میں
आईनी तरमीम कोई आसमानी सहीफा तो होता नहीं कि भाई वो हो गया सो हो गया, वो तब्दील नहीं होगा। उसको तब्दील किया जा सकता है। अगर 18वीं तरमीम में और कोई गुंजाइश है तो उसके ऊपर भी बात की जा सकती है, लेकिन इशू ये होता है कि आपकी नीयत क्या है। इस बार हम देखते हैं कि क्योंकि सूबाई हुकूमतें महासल के हवाले से और दीगर मामलात में वफाकी हुकूमत के मोहताज होती हैं, लेकिन होता ये है कि वफाकी हुकूमत का जो लीडर होता है वो वज़ीर आज़म होता है, और उसका काम होता है कि तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लेकर चले, और उसके साथ साथ एक मुश्तरका मुफादात कौंसिल का जो आपके पास फोरम है, आइनी फोरम है, उसके ऊपर आप मुल्क के जो तकदीर के फैसले हैं वो मिलकर करें। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से इस तरह की कोई भी कोशिश हमें दिखाई नज़र नहीं आती। लेकिन इस बार जो हरकत हुई है वो ये हुई कि जब आप 18वीं तरमीम का उसको तब्दील करने का शोशा छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक गैर आइनी जो है वो तरीका अख्तियार करते हैं सूबों को ब्लैकमेल करने का। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है, हम नहीं समझते कि उन्होंने कोई वहाँ जो है वो नदी दूध और शहद की नदियाँ बहा दी हैं। बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं, उनकी बहुत सारी पॉलिसियों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी गवर्नेंस से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जब आइन के मामलात होते हैं तो आपको आइन के साथ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि यही आइन आपके पाकिस्तान की हदूद का, उसकी जो सरहद हैं उसका, उसकी पॉलिसीज़ का, उसके नज़रियात का तयन करता है, और यही एक दस्तावेज होती है जो आपकी एक शक्ल बनाती है। अगर आप उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो जाहिर बात है कि उसका नुकसान अल्टीमेटली आइन को होगा तो मुल्क को भी होता है। मैं समझता हूँ कि 18वीं आइनी तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जितनी भी सियासी जमातें हैं उसमें चंद जमातों को छोड़कर उनकी 73 के आइन से ज़्यादा उस तरमीम से जज्बाती वाबस्तगी है। तो इसको जो है वो मैं नहीं समझता कि इस सूरत हाल में हुकूमत कोई छेड़ भी सके, और मेरा ख्याल ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था कि 2018 के में हुकूमत सिंध हुकूमत तब्दील करने की बात की गई, फिर कहा गया कि गवर्नर राज लगाएंगे जो आइनी तौर पर मुमकिन नहीं था। उसके बाद ये शोशा ख़त्म हो गया। उसके बाद फैसल वावडा और अली जैदी जैसे लोग मुख्तलिफ औकात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, कभी सिंध हुकूमत को गालियाँ देने के लिए वडेरों का नाम लेते रहे, सरदारों का लेते रहे। बहरहाल असल में होता ये है कि एक सियासी मुखालफत होती है और एक ये होती है कि आपकी नीयत क्या है। बुनियादी तौर पर चीज़ें इस तरह देखी जाती हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि इन हालात में आइन तो तब्दील हो नहीं सकता। जाहिर बात है कि ये आपका तो तरीका चलेगा नहीं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आप ठीक है, आपके वो ज़ाती सियासी मुखालिफ हैं अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मुल्क को जो जिस तरह चलाना चाहिए वो इस तरह नहीं चल सकता। मैं आखिर में एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉकडाउन के हवाले से सिंध में इसलिए ज़्यादा हसास है क्योंकि उसे मालूम है कि उसका सेहत का निज़ाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता कि लॉकडाउन को खोल दिया जाए और वायरस फैले और उसके बाद लाशें गिरती रहें और वो उसको संभाल ना सके। जाहिर बात है कि वफाक और सिंध के दरमियान जितनी खलीज ज़्यादा है उससे ये वाज़े होता है कि अगर सिंध में हालात मज़ीद ख़राब हों तो वफाक के लोग उनके ऊपर चढ़ दौड़ें और उसके बाद पूरे सिस्टम को तहस नहस करने की कोई गैर आइनी कोशिश की जाए, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाला जाए। शायद यही खौफ है कि जो है वो सिंध हुकूमत कतई नहीं चाहती कि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि अगर वफाक और सिंध एक पेज पर होते और उनको एतमाद में लिया जाता तो मेरा ख्याल ये है कि शायद सिंध हुकूमत कुछ SOPs बनाती और लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करती ताकि लोगों का रोज़गार भी चलना शुरू होता, लोग उनके ऊपर अमल भी करते ताकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाती। लेकिन सिंध को ये खौफ है कि अगर हमारे पास कुछ हुआ तो वफाक और दीगर जो उनकी मुखालिफ फोर्सेज हैं वो उनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगी। इसीलिए वो लॉकडाउन के हवाले से कतई कोई बात सुनने को तैयार नहीं और न ही 18वीं तरमीम पर बात सुनने को तैयार है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।